भारतीय इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी घटना चक्र का प्रीवियस ईयर पेपर है जो पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, उसका भारतीय इतिहास चलते हैं और उसमें प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। पाषाण काल। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपका डी मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव या लोहरा देवा है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईस्वी पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीवा बेलन नदी का तट प्रयागराज जनपद को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो सी ताम्रपाषाण युग को। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। सी राइट आंसर सी है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग चैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? सी नर्मदा घाटी से। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो बी मध्य प्रदेश में। भीमबेटका पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 और सूची 2। नवपाषाणकालीन स्थल है और नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान है। चलिए देखते हैं। उतनूर कहाँ है? उतनूर जो है आपका तेलंगाना में है। और चिरांद कहाँ? तो चिरांद तो छपरा में है, बिहार। छपरा जो है छपरा जिला बिहार में ये पड़ता है। गुप्तकराल जो है आपका कश्मीर में है, गुप्तकराल। और पयमपल्ली जो है तमिलनाडु में है, पयमपल्ली। तो इस तरह से आप आंसर देखिए। उतरनूर का ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। नवपाषाणकालीन स्थल, नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। उतनूर तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में है, छपरा जिले में। और गुप्तकराल जो है कश्मीर में है, पयमपल्ली तमिलनाडु में है। पयमपल्ली तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ताम्रपाषाण युगीन स्थल, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता, स्थलों की नदियाँ। अब चलिए देखते हैं, इसमें मिलाना है। आहार जो है, आहार कहाँ है? तो बनास, आहार बनास। कायथा जो है, कायथा आपका काली सिंध, कायथा जो है काली सिंध। और सावलदा जो है आपका जो है ताप्ती। और मालवा जो है नर्मदा नदी के किनारे है। तो इस तरह से ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 आपका राइट आंसर सी में मिल रहा है। अब नीचे दिया गया मिलान करते हैं। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता, स्थलों की नदियाँ और यह स्थल है। आहाड़ बनास में है, कायथा काली सिंध में, स्वालदा यानी सावलदा ताप्ती में है, मालवा नर्मदा नदी किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो आपका डी है आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। यानी कि ऐतिहासिक काल वह है जिसमें जो चीजें लिखी गई हैं, मतलब लेखन कला प्रसिद्ध था, प्रचलित था, लिखी जाती थी और वो पढ़ी भी जाती है। तो ऐतिहासिक काल में हो गया। ऐतिहासिक काल में आपका बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये सब जो है जितना है गुप्त काल, ये सब ऐतिहासिक काल में आता है। और प्रागैतिहासिक काल मतलब जिसमें जो कुछ न लिखा गया था, लिखने की कला जो है आपकी क्या थी? प्रसिद्ध नहीं थी, मतलब लिखी नहीं जाती थी उस समय प्रागैतिहासिक काल में। और उत्तर आधैतिहासिक काल जो है आपका देखिए लेखन कला
के ज्ञान के से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक काल होता है। यानी कि ऐसा काल है जिसमें लेखन कला प्रसिद्ध नहीं था, फेमस नहीं था, लिखी नहीं जाती थी, तो इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है, जिसमें जो है सिंधु सभ्यता होता है। इसको बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता मतलब आर्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक उपलब्ध लेख जो है पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता में और हड़प्पा काल में जो भी चीजें लिखी गई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आपका ऑप्शन होगा महत्वपूर्ण विशेषता, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं अन्नागार क्या प्रमुख है? इसकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। यथाभाग कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है, अतः विकल्प ई सही है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ए, लोथल। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आपका बी, लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो ऑप्शन ए, लोथल। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, डाबरकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में तथा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो डी, मेसोपोटामिया, इराक। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और इसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो बी, घोड़ा। प्रश्नगत विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखुर इक्वस होम्यूनस खुर की है। यह पालतू घोड़े इक्वस कबालस की है। यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, रानाघोंडई, लोथल, सुरकोतदा, कुंतासी और कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंडोर बोकोनी द्वारा सुरकोतदा से प्राप्त कथित अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में SESI के जेपी जोशी तथा एसके शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रमलीला थापर, मेंडू आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर ई जयरोस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे ज्यूनर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को माना है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो आपका बनावली तथा कालीबंगा, तो इसका ऑप्शन होगा ई, बनावली से और कालीबंगा से मिला है। तो प्रश्नगत विकल्पों में बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ESI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है।
निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो आपका राइट आंसर ए कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में इस बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा यानी कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो आपका ए राइट आंसर है कालीबंगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो डी B.A. स्मिथ राइट आंसर है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेन एस्टीन, E.N. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। मगध की राजधानी राजगृह का प्रकृत नाम राजगृह था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट या कोट्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 महाजनपद, सूची 2 महाजनपदों की राजधानियां। मल जो है आपका कहाँ है? तो कुशीनारा में है। अंग जो है चंपा में है। गंधार है तक्षशिला में और वत्स है कौशाम्बी। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 आपका किस में है? तो ए में है। राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए आगे देखते हैं महाजनपद और राजधानियां। मल जो कुशीनारा यानी कुशीनगर देवरिया पड़ता है। अंग चंपा यानी भागलपुर का स्थान, जिसको अंग नरेश कर्ण को बोला जाता है। अंग नरेश, जिसको महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने अंग कर्ण को जो है अंग का ही क्या बोलता राजा घोषित किया था, जो अंग नरेश कहलाता था कर्ण। तो वही भागलपुर का स्थान जो है चंपा भागलपुर को कहा जाता है। अंग वाला क्षेत्र वही आसपास का है। गंधार यानी तक्षशिला और वत्स जो है कौशाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो डी लिच्छवी के द्वारा। 6ठी सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आपका ए वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। राइट आंसर ए है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो आपका सी खारवेल का। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है। तो डी जृंभिक ग्राम। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है, जृंभिक ग्राम। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाए। शैव तथा भागवत धर्म के बारे में जानते हैं। शैव तथा भागवत धर्म के बारे में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो डी गुप्तों की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। विष्णु का वाहन गरुड़ जो गुप्तों का राज चिन्ह था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगी ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नाथपंथियों, सिद्धों और योगी ने अपनी भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ए उत्तर भारत में। नाथपंथियों, सिद्धों और योगी ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इसके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुमति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने
योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। छठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पर, आपका आंसर नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। उदय ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने उसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उदयन को माना है लेकिन त्रुटिपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका भी आंसर नहीं दिया है। तो सर्वप्रथम किसने बनाया? तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको अशोक महंत पाटलिपुत्र में था, चंद्रगुप्त मौर्य, मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नहीं दिया है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो आपका सी, स्थानांतरित किया था किसने पाटलिपुत्र में? तो उदयन ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो आपका सी, अजातशत्रु ने बसाया था। कुछ प्राचीन संस्करण के एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है, मतलब दिया गया है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि जो है 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो सी, पावापुरी में है। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभदेव का नाम आता है। महावीर जैन की मृत्यु जो है निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो आपका सी, पावापुरी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सी, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभोत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किसी से संबंधित है? तो सी, जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सच्ची अवस्था यानी सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया यानी सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विनश्रुत, नंदवच एवं किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मखलीपुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पाटलिपुत्र में अस्तुलभद्र थे, सी। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये आपका जो है छठी पीढ़ी का है। ये डी राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर पंचम पीढ़ी भी कहेगा, लेकिन छठी पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं सदी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से
संरक्षित है और केवल इस गिरी हुई पत्तियों को छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया, लेकिन ये जो है 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे बिहार लोक सेवा आयोग जो प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो 6ठी पीढ़ी याद रखिएगा, क्योंकि 2 बार सम्राट अशोक ने, 1 बार पुष्यमित्र ने, 3 बार, 1 बार पूर्व वर्मा के कोई राजा था वो 4 बार, 1 बार कनिंघम 5 बार और 1 बार जो महात्मा बुद्ध थे वो 6 बार। तो 6ठी पीढ़ी का ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। तो ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौटा था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो भी कनिष्क के समय में। कनिष्क शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तो सी अलारकराम कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार्म कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार्म कलाम जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे, अतः अलार्म कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। निम्नलिखित में तो कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो सी आत्मदमन। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ये बौद्ध धर्म का नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में ब्रह्मगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया। जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सी कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा जो है कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुलवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति अलाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य शावक मीर यानी सर्वकामनी थे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? सी कनिष्क। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बी पाटलिपुत्र। सिहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो डी पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? सी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी चंपावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नमक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्र
मदय मदय खानों को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशिनारा कस्या मल गणराज्य की राजधानी में पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो डी बौद्धों की। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह विनय पिटक यानी संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह। दूसरा सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह। सुत्त पिटक में अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन महायान धर्म, बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो सी देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यही बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बी सारनाथ में। बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बी गौतम बुद्ध को। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई थी। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभ 1 और 2 अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति आपका कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो दिए थे सारनाथ में। निधन जो है कुशीनगर में हुआ था, देवरिया। चलिए इधर देखते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। राइट आंसर सी है। स्तंभ 1 स्तंभ 2 जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो डी चतुर्थ नहीं की गई थी। चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में किया गया था और वो भी कनिष्क के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन डी है राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह आधुनिक राजगीर के पास सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में आयोजित हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्राय कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, अतः सही विकल्प डी है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ए राजगृह में किया गया था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो आपका बी राजगृह में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी आपका ए राजगीर में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट उग्र निषाद मागध वैदेहक रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो सी प्रायः 6000 वर्ष पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हेती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के वान चियांग नामक पूर्वस्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नूह राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 पूर्व से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों से हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उपयोग उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 पूर्व
ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। बुगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बुगाज को एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों और साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य यानी अश्विनी कुमार देवताओं का आवाहन करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो डी परुशुणवी नदी के तट पर। दसराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुशुणवी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो आपका ए उपनिषद में। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ है जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। अब बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सी लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तभी सारनाथ में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो आपका ऑप्शन है डी 9 वर्ष। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही। यह है कि ओरेल एस्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तनों को प्रमुख कारण माना है। वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो बी गार्गी। घोषा, अपाला, विश्वारा ये तीनों ऋग्वेद से सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युगीन से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी जो है उत्तर वैदिक उपनिषद युग की दार्शनिक है, न कि ऋग्वैदिक युग की। ऋग्वैदिक काल यानी कि 1000 से आपका 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व। और आपका सॉरी ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था और 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक काल था। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तभी राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सी 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9 मंडल के सभी 114 सूक्त यानी सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुंजवत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो आपका डी सोम और इसका पेय पर नामाकृत देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो सी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह सबृति यानी सूर्य देवता को समर्पित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो डी धर्मशास्त्र के समय में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपका सी राजगृह गिरिब्रज थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था।
इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपकी जो है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन होगा ई। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तभी हर्यक। मगध का शासक अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न थी ने कर दी थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो बी अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये है पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा वज्जी, छठा मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पंचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सुरसेन, 13वां अस्मक, 14वां अवंती, 15वां गंधार, 16वां कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एक महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां इन 16 महाजनपदों के नामों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। प्रदूत यानी कि चंड प्रदूत पूरा नाम है, कहाँ का राजा था? तो डी अवंती का। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रदूत था। इसकी पुत्री वासवदत्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक में है। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रदूत के इलाज के लिए भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ए मौर्य वंश ने। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग कौरव गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्न के अनुसार निकटतम सही उत्तर विकल्प ए है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो राइट ऑप्शन आपका इसमें दिया है ई दिया है, ऑप्शन ई दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग का चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। चेदी और महामेघवाहन, इसलिए उपयुक्त सब ये जो है आपका ई राइट आंसर होगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है सी हाथी गुफा अभिलेख से। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई है? बी खारवेल के द्वारा। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश महामेघवाहन वंश के महान शासक खारवेल से संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। अंग जनपद की राजधानी थी ये चंपा। दक्षिण बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। अब चलते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो बी घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था, उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा।
फोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। जेनो फोन जो है उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। बहदसाल उसका सेनापति था। और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ये विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स के रूप में, जबकि जस्टिन स्ट्रैबो तथा एरियन ने सेंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो बी चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख को जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है सी विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को महापद्म नंद, अन्य नाम नंद का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के छत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो डी 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा शिल्पकार और व्यवसायी, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे विभिन्न पेशा कर अपना सकता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है सी इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज के इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमई कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। घटना, स्थान, संबंधित व्यक्ति। चुलगंगम झील जो है राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। धर्म महामात्र की नियुक्ति, ये तो अशोक के द्वारा किया गया था। आपका प्रयाग की सभा हर्षवर्धन के समय में हुआ था और सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इस तरह से ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे देखो। सही सम्मिलित इस प्रकार है। घटना, स्थान, संबंधित व्यक्ति। चुलगंगम झील जो राजेंद्र प्रथम के समय में, धर्म महामात्र की नियुक्ति जो अशोक ने किया था, और प्रयाग की सभा हर्षवर्धन के समय में, और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह किया गया है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है तो सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। 150 ईस्वी का रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के गवर्नर यवनराज किंग तुषास्प ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर तथा सौराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो आपका
कलिंग विजय का वर्णन आपका ऑप्शन हो जाएगा ई। अशोक कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है, तो इसलिए जो है उपयुक्त में से एक से अधिक है। हाथी गुफा अभिलेख में भी है और 13वें शिलालेख है अशोक के, उसमें भी मिलता है। चलिए ऑप्शन ई राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका, सी राइट आंसर है। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो डी भाब्रू बैराट स्तंभ पूरा बोला जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भाब्रू यानी बैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मागधे संधे अभिवादेतुनम आहा अपाया धातम च, यह अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो आपका एक से मतलब अधिक, यानी कि आपका ऑप्शन होगा ई। अशोक का धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है कि उपासिनी व बहुज्ञाने दया दाने सच्चे सोचिए माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो बी प्रियदर्शी। अशोक अधिकांश अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय यानी देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानाम में प्रियदर्शी तथा राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अशोक अधिकांश अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय यानी देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराण में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक का शिलालेखों इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है, तो बी प्राकृत है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड्डी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरेमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषाई यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरेमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ए ब्राह्मणी लिपि लिखी गई है। राइट आंसर है ए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो डी खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835 ईस्वी, ग्रोटेफेड 1836 ईस्वी, लैसन 1838 ईस्वी आदि विद्वानों का है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो सी खरोष्ठी लिपि। अशोक अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। तो ए राइट आंसर ए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के अभिलेखों ब्राह्मणी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है।
उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक का दिल्ली टोपड़ा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो डी जेम्स प्रिंसेप ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सी बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। अंतिम मौर्य सम्राट था डी बृहद्रथ। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? ए रोमिला थापर। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था सी तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। मौर्योत्तर काल। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए: शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और कण्व वंश। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? पहले है आपका मौर्य वंश, उसके बाद से शुंग वंश, उसके बाद से कण्व वंश, उसके बाद से आपका कुषाण वंश। यानी कि 2143 किसमें? 2143 ई। द राइट आंसर ई होगा। विद्वान मौर्य साम्राज्य की अवधि लगभग 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व मानते हैं। शुंग राजवंश के काल की अवधि लगभग 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व मानी जाती है। कण्व राजवंश की अवधि लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व है। कुषाण साम्राज्य को ईस्वी की पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना गया है। अतः विकल्पगत प्राचीन भारत के राजवंशों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: मौर्य, शुंग, कण्व और कुषाण। ताम्रपत्र लिख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। डी जावा सुमात्रा से। पाल वंशीय शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? सी बालपुत्र देव। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 प्राचीन भारत के स्थल और वर्तमान में किस राज्य में? चलिए देखते हैं। कर्ण सुवर्ण जो है आपका होगा आपका प्राग ज्योतिषपुर तो है आपका ए का उत्तर बी होगा। देखते हैं ए का 3 होगा। कर्ण सुवर्ण पश्चिम बंगाल में, प्राग ज्योतिषपुर असम में, गिरनार है गुजरात में और प्रतिष्ठान पैठान महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर बी होगा। पुरातत्वीय और ऐतिहासिक विवरणों में कर्ण सुवर्ण को प्राचीन नगर बताया गया है जिसकी स्थिति वर्तमान मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में मानी जाती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राग ज्योतिष और कामरूप दोनों नामों का प्रयोग प्राचीन असम एवं उसके आसपास के क्षेत्र के लिए किया गया है। गिरनार पर्वत और उससे संबंधित प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल आज के गुजरात राज्य में आते हैं। प्रतिष्ठान यानी पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी पूर्व नाम औरंगाबाद जिले का नगर है।
किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ए जूनागढ़, राइट आंसर। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो सी रुद्रदामन ने। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? सी बिम कडफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। ये सातवाहनों द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। ध्यातव्य कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पटन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सी कण्व वंश ने। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो सी चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? डी समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसके लेखक हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था? सी स्कंदगुप्त। होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन काल में लगभग 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुड़ों ने कब्जा कर लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। ह्वेन-त्सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो सी गुप्त। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो बी कौटिल्य।
कौटिल्य चाणक्य चौथी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से समृद्ध संबद्ध आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्तकाल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? सी. बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका बी, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा में विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। दक्षिणी बिहार में राजगीर, प्राचीन नाम राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर डी। फाहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने यहाँ के लोगों का जीवन विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले कांस्य मठ का वर्णन किया है। उसने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उसने अपने वृत्तांत में प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री संयुगा ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री संयुगा ने 518 से 521 में भारत की यात्रा की थी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चीनी यात्री संयोगा ने 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा को उपरांत बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित कर चीन लौटा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए, गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में तो या त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भरार, सोनपुर, सहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्तकाल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह ब्रिगी कच्छ भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे।
गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव के भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्राह्यता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? बी उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग, उपज का छठा भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर अथवा उद्रंग कहा जाता था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो सी 1/6। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग थी। किस प्रकार का भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो को अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद यानी टर्म है। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। उर्वरा, उपजाऊ, मरु, रेगिस्तान, सादवल्ला, घास, देव मातृक, वर्षा से सिंचित। आपका ऑप्शन होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों के भूमियों की सूची दी गई है, जिसमें शामिल है उर्वर उपजाऊ भूमि, मरु मरुस्थल भूमि, ऊसर यानी बंजर भूमि, अपराहत यानी पृथ्वी भूमि, स्वादल या साधवाला घास वाली भूमि, पंकिल यानी कीचड़ वाली भूमि, जल प्रायानुपम नमीयुक्त भूमि, कच्छ यानी दलदली जल स्रोतों के निकट भूमि, शर्करा चूना पत्थर कंकड़ युक्त भूमि, शर्करावर्ती बलुआही भूमि, नदी मातृक नदी द्वारा सिंचित भूमि, देव मातृक वर्षा द्वारा सिंचित। अतः उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी विकल्प सम्मिलित हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन था? तो बी हरिसेन। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज को अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसी प्रशस्ति में हरिसेन ने स्वयं को संदीप विग्राहिक कुमार अमात्य दंडनायक बताया है, जिसका तात्पर्य है कि गुप्त काल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो बी इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय श्री पर्वत क्षेत्र का शासक तथा आंध्र भृत्य आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सतवाहनों के समान थे, किंतु इसके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वो अपने पिता बिंदुशक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी उपयुक्त में से एक से अधिक। वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक बिंदुशक्ति वन था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन वन था, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। प्रवरसेन वन के समय में ही वाकाटक वंश के समय उत्तर में बिंद क्षेत्र वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल से लेकर दक्षिण में दक्कन वर्तमान हैदराबाद इसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल के क्षेत्र तक विस्तृत हो गई। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। पुराण में उसे प्रवीर कहा गया, अतः चारों विकल्प सत्य है। होड़ राजा तोरमाण किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो बी प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। होड़ राजा तोरमाण औलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद होड़ों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे होड़ आक्रमण का नेतृत्व तोरमाण था। मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमाण के 2 मोहरें मिली है।
तोरमाण ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये पुष्यभूति। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। कवि बाण निवासी था। कवि बाण निवासी था डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाण भट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कन्याकुब्ज कनौज के समीप प्रीतिकुट गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? बी, ह्वेनसांग ने। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कंठ अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो इन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चांगआन चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? डी, नालंदा। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 15 माह सवा वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः 642 ईस्वी में नालंदा आया। इस प्रकार ह्वेनसांग के नालंदा में निवास कुल अवधि दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष थी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। बी, मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कनौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? बी, भास्कर वर्मन। हर्ष के समय पर भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन कामरूप असम में वर्मन राजवंश का शासक था। मुकुंद माधव शर्मा की पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट असम और असम गजेटियर के अनुसार भास्कर वर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना, जिसे साल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर शासन हथिया लिया। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन के लिए जाना जाता था? बी, हर्ष। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? सी, न्याय। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सी, शूद्रक। शूद्रक गलत है, सुश्रुत है और आपका शौनक होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है ई है। ऐसे गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुश्रुत को सल क्रिया का जनक कहा जाता है। या काशी का रहने वाले थे। इनका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शौनक जो
ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। शूद्रक जो है गुप्तकालीन नाटककार थे। शूद्रक के बारे में बोल रहा है। और सौमिला गुप्तकालीन नाटककार है। सौमिला भी गुप्तकालीन नाटककार है, जिसे कालिदास ने भास और गौवी पुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक दोनों में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है, यानी ए को माना है, सुश्रुत को माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान काल प्राय 1000 बीसी से 600 बीसी से करीब एक वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल का समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। समझ गए? तो बीपीएससी ने ए माना है, राइट आंसर ए माना है। ठीक है, इसको नहीं ए को माना है। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तई आजीविकों ने। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक समय बराबर पहाड़ की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि गुफा प्रमुख है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सी, बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व हैं। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया है। स्तूप पूजा स्थल है, किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं, जिसमें पूजा के लिए एक कक्ष और एक स्तूप होता है। इसी कक्ष में बैठकर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान के लिए किया करते थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ये चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। यहाँ मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय में कला की गंधार शैली का विकास प्रमुख रूप से कुषाणों के समय में हुआ। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण किया गया। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ये गंधार शैली में। कुषाण काल में गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प ए को ही सही विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है। झांसी के पास देवनगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद प्रयाग के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तभी गुप्त काल के। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वही इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में स्थित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है डी एलोरा में, अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर की पेंटिंग अजंता में स्थित है। यह असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में सुरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों को संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो आपका राइट आंसर सी, भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है, जो बीना और रेउता नदियों के संगम पर स्थित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ये चंदेल। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 250 ईस्वी यह चंदेलों का मुख्य काल है, किंतु इसके पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, और इसकी मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो डी, भारत जावा कला। बोरोबुदुर यानी बराबुदुर या बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है।
चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? सी समुद्रगुप्त के पास। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा। समुद्रगुप्त ने सिलोन श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ए ग्राम पंचायत के लिए। ऑप्शन राइट आंसर ए। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन एक पूर्ण इकाई थी और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो बी चोल। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो सी पल्लव तमिलनाडु में। कैलाशनाथर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? डी एकाम्बरेश्वरार मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर द्वादिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर में पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ये राजराज प्रथम के द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। निम्नलिखित में से चोर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ए कुरवुर या करूर। ए कुरवुर या करूर। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी वांजी का भी उल्लेख मिलता है, जिसका साम्यता कुछ विद्वान करूर या कुरवुर से ही करते हैं। जिस प्रकार प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वह उदयजीरल उथिगन चेरल था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ए कदम। संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? तो बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित कावेरी नदी के तट पर उरायूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरायूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी अगारू नाम से मिलता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो बी गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पल्लव, पांड्यों, चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए गए थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, आगे चलकर गोपुरम का भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत किया जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिरों के साथ साथ विशाल गोपुरमों का निर्माण भी किया। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? बी चेर। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ। अरिकामेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? सी देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर में आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदैन या मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कर्णाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तभी कार्तिकेय। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो बी विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रकाश पड़ता है। मैकास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है।
चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखकों निरियाकस, आनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों को विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें से एक समिति के कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। इंडिका के लेखक कौन थे? तो बी मेगास्थनीज। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 लेखक। आपका चलिए मिलान करते हैं। बृहद संहिता जो है वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। मूसिका मोसा जो है जो अतुला के द्वारा लिखा गया था। राजतरंगिणी जो है आपको कल्हण के द्वारा लिखी गई थी और विक्रमांक देवचरित बिल्हण के द्वारा। तो राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में है। चलिए इसका देखते हैं। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, यानी राइट ऑप्शन डी है। डी। सूची 1 पुस्तक और सूची 2 लेखक। बृहद संहिता वराहमिहिर, मूसिका मसा, मूसिक वंश, अतुला अतुल, राजतरंगिणी कल्हण, विक्रमांक देवचरित बिल्हण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 लेखक, सूची 2 पुस्तकें। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया था और कामंडक नीतिसार के द्वारा लिखे गए कालिदास कुमार संभव। तो ए का 2 और बी का 1 सी का 4 डी का 3, यानी कि राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 लेखक और सूची 2 पुस्तकें। कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, कामंडक नीतिसार, कालिदास कुमार संभव के द्वारा लिखी गई है कुमार संभव पुस्तक। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में है। चलिए देखते हैं। कल्हण के राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह 1128 से 1149 ईस्वी के शासनकाल में की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की किस विषय पर आधारित है? तो सी विदेश नीति पर। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में स्थित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। और शास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो भी राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लेखक कौन था? तो बी कौटिल्य था। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो बी महेंद्र वर्मन, यानी मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन जो महेंद्र वर्मन प्रथम, अमुक्त माल्यद, कृष्णदेवराय, सम्रांगण, सूत्रधार, राजा भोज, परमार वंश, मन सुल्लास, सोमेश्वर तृतीय। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो सी टॉलमी के द्वारा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र की बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 660 ईस्वी में एक अनाम व्यापारी ने लिखा। इसने भारत में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तु का भी उल्लेख किया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्र बरदाई हैं। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बी चंद्र बरदाई के द्वारा। स्वप्नवास वधता के लेखक कौन है? तो भास है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा, यौगंध रायण, स्वप्नवास वधता, उर्भंग, दूतवाक्यम, पशरात्रम, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमान नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम एवं चारुदत्तम। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है। इसमें केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, बाकी अन्य 9 सर्ग अन्य कवि द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म और तारकासुर वध की वृत्तांत वर्णित है। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा है? तो डी भारवी ने।
किराता जूनियम पुस्तक लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। बी मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा अपने पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त जो है आपके गणित से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त। और बराहमिहिर जो है ज्योतिष से संबंधित है। और विशाखदत्त का नाटककार। तो आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4, ए का 2, बी का 1, सी का 4, यानी राइट ऑप्शन बी होगा। सम्मिलित देखिए करते हैं। चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, ब्राह्मण ज्योतिष, विशाखदत्त नाटककार। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सी कामंडक के द्वारा। कामंडक द्वारा रचित नीतिसार 1192 छंदों श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो 34 खंडों, प्रकरणों, 20 अध्यायों या सर्गों में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की प्रारंभिक शाखाएं है, राज, इसके घटक, संरक्षक, अंतरराज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत। विभिन्न प्रकार के नीति या युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन, किन दोषों से बचना चाहिए? परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंडक नीतिसार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। पूर्व मध्यकाल। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 1147 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? ई 1 और 2। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, विधि, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के शासक ने की। तो ये धर्मपाल ने। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। तिब्बती विद्वान लामा तारनाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से बृहद शिक्षा का केंद्र बन गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बी धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम है तो आपका बी धर्मपाल। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो डी कर्नाट राजवंश। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश 11वीं शताब्दी ईस्वी से 14वीं शताब्दी ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो आपका बी बिहार में। उदंतपुर जिसे उदंतपुरा भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। डी सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट तथा मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। चलिए इसी के साथ ये प्राचीन भारत का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर समाप्त हुआ। चलिए उसके बाद हम लोग मध्यकालीन पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक काल पढ़ेंगे। बीपीएससी घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिएगा।